हेलो बच्चों, वेलकम टू सार क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना रखा है कि हम लोग किस तरीके से इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और किस तरीके से हम उसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि ये जो आवर्ती वर्गीकरण किया गया है तत्वों का, वो क्यों किया गया, क्या आवश्यकता थी उसकी। और फिर उसके बाद अगर हमने ये देख लिया कि आवश्यकता समझ में आ गया तो हम लोग परिभाषा समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अगर हमने इसे बांट दिया उसके गुणों के आधार पे तो उस चीज का हमें फायदा क्या हुआ। ठीक है, इन तीन चीजों को कवर करने के बाद हम लोग ये पढ़ाई करेंगे कि वो कौन से लोग थे जिन्होंने प्रारंभ में ये प्रयास किया था कि तत्वों को उसके ग्रुप में उसके गुणों के आधार पे बांट दिया जाए, आवर्तों में बांट दिया जाए। ठीक है, तो ये सारा कुछ आज की इस एक वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग होगा ये वीडियो, शुरू से लेकर अंत तक बना रहिएगा। ठीक है, कहीं पे भी छोड़कर या स्किप करके वीडियो को नहीं देखना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस चीज की आवश्यकता क्यों थी। तो बच्चों, दुनिया में लगभग तकरीबन 118 तत्व हैं। सभी को एक एक करके अगर पढ़ा जाए तो आप ही लोग सोचो कि वो कितना ज्यादा लेंथी काम होगा, कितना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम होगा। ठीक है, आप एक छोटा सा एग्जांपल से इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक कार्बन को पढ़ने के लिए अलग से क्लास 10th में एक चैप्टर दिया गया है। तो अगर 118 तत्व हैं तो सबके लिए अलग अलग से चैप्टर बनाया जाए तो कितना हो जाएगा, 118 हो जाएंगे, है ना। और आपको जान करके और हैरानी होगी कि क्लास 12 में तो पूरी एक बुक है कार्बन पे। ठीक है, तो सारे तत्वों को क्या इस तरीके से पढ़ा जाए, तो मतलब बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है ये पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा केमिस्ट्री बहुत भारी हो जाता है। इसीलिए लोगों ने कुछ इस तरीके से डिजाइन किया कि जो समान गुण वाले तत्व हैं, जिनके गुण एक जैसे हैं, उन्हें कोई एक ऐसा ग्रुप में, कोई ऐसा वर्ग में रख दिया जाए और उसमें से किसी एक के बारे में पढ़ लिया जाए और हमें पता चल जाए कि बाकी सबका नेचर कैसा होगा। इसलिए उसे बांटा गया है आवर्तों में। ठीक है, समझ में आ गया कि जैसे देखिए हम घर पे चावल बनाते हैं, मतलब मम्मी बनाती हैं या बहन बनाती हैं, तो क्या होता है, एक चावल निकाल के देखते हैं और पता चल जाता है पूरा चावल कैसा है। उसी तरीके से जब हम लोग तत्वों को बांटेंगे ना, तो एक तत्व के बारे में पढ़ेंगे, किसी भी वर्ग के एक तत्व के बारे में, और बोलेंगे बाकी के तत्व भी इसी तरीके से हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया कि आवश्यकता क्या था। अब हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो तत्वों को समान गुणों के आधार पर किसी वर्ग में रखने की क्रिया को उसका आवर्ती वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, ये रहा इसका डेफिनेशन। तत्वों को मतलब समान गुण वाले तत्वों को किसी समान वर्ग में या किसी एक वर्ग में रखने की जो क्रिया है उसे क्या कहते हैं, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका लाभ क्या हुआ। तो बच्चों, लाभ वही है, पढ़ना आसान हो गया, पूरी की पूरी केमिस्ट्री आसान हो गई। ठीक है, तो ये इसका बहुत बड़ा लाभ था। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर वो कौन से लोग थे जिन्होंने प्रारंभ में प्रयास किया था कि हाँ, तत्वों को बांट दिया जाए उसके गुणों के आधार पे। ठीक है, तो सबसे पहले 18वीं शताब्दी में एक प्रयास किया गया था। एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, उनका नाम था लेवोजियर। उन्होंने ये प्रयास किया था और उन्होंने तत्वों को बांटा था धातु और अधातु के रूप में। ठीक है, कि मतलब जो कुछ ऐसे तत्व हैं जो धातुई गुण रखते हैं, जैसे कि उसको पीटने पे आवाज होता है, उनमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, वे ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ऐसे तत्वों को उन्होंने एक साइड रखा और वैसे तत्व जिनमें ये सारे गुण नहीं पाए जाते थे उनको एक साथ रख दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी बच्चों, ये जो क्लासिफिकेशन था, ये जो वर्गीकरण था, बहुत सामान्य था। क्योंकि देखिए, अगर आप इस तरीके से बांटते हैं तो सोना और तांबा दोनों एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे, है ना। लेकिन सोना का गुण बिल्कुल अलग होता है और तांबा का गुण क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा और ये करें तो धातु जितने भी हैं वो सब एक साथ आ जाएंगे और अधातु कहाँ आ जाएंगे, सारे एक साथ। अब धातु में एक धातु है सोडियम, जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, हवा में लाइएगा फट से जल जाएगा। ठीक है, और दूसरा धातु है सोना, जो कि सालों साल हवा में छोड़ दो कोई रिएक्शन ही नहीं करता। ठीक है, तो बांट तो दिया हम लोगों ने, लेकिन उनके गुण मिलते नहीं थे। और हम क्या चाहते थे कि जिनके गुण एक जैसे हों वो सबके सब एक साथ चले जाएं और किसी एक के बारे में पढ़ें और दूसरे के बारे में पता चल जाए। तो अब आप लोग खुद ही सोच सकते हो कि हम जो चाहते थे क्या हमें वो मिल पाया, नहीं मिल पाया। हम जो चाहते थे हमें बिल्कुल भी नहीं मिल पाया। तो इस तरीके का जो वर्गीकरण था इसे छोड़ दिया गया समय के साथ। फिर एक और प्रयास किया गया, उसमें यह प्रयास किया गया कि कोई भी तत्व को उसके संयोजकता के आधार पर हम लोग बांट सकते हैं। मतलब जिसका संयोजकता एक होता है उसे एक साथ रख दीजिए, जिसका संयोजकता दो होता है उसे एक अलग ग्रुप में रख दीजिए, और जिसका संयोजकता तीन होता है उसको एक अलग वर्ग में रख दीजिए। इस तरीके से बांटा गया। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने लिख रखा है संयोजकता के आधार पर भी तत्वों को बांटने का प्रयास किया गया। लेकिन इसका भी फेलियर बहुत जल्दी सामने आ गया, क्योंकि देखिए सोडियम का संयोजकता कितना होता है,
एक होता है, और क्लोरीन का भी संयोजकता कितना होता है, एक होता है, और दोनों को एक साथ रख दिया गया। अब आप ही लोग बताओ, एक धातु है और एक अधातु है, दोनों का नेचर एक कैसे हो सकता है? अगर हम, जैसा कि हम लोग चाहते हैं कि किसी एक धातु के किसी एक तत्व के बारे में पढ़ें, बाकी सब के बारे में पता चल जाए, और हम सोडियम के बारे में पढ़ लिए, वहां से उस डब्बे में से उठा के, उस वर्ग में से उठा के सोडियम के बारे में पढ़ लिए, और हमारा डिबेट हो जाए कहीं पे क्लोरीन पे, तो हम लोग देखेंगे अरे सोडियम और क्लोरीन दोनों का तो संयोजकता एक है, तो दोनों का गुण भी एक होना चाहिए, और हम उल्टा सीधा जो मर्जी होगा बोल देंगे, जो सोडियम के अकॉर्डिंग बोलेंगे और सोचेंगे क्लोरीन भी तो ऐसा ही करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है ना। बात समझ रहे हैं आप लोग हमारा? ठीक है, हम क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब ये कि हम सोडियम को पढ़ करके क्लोरीन के गुण नहीं बता सकते, कहने का मतलब मेरा ये है। ठीक है, तो उस तरीके से भी हम तत्वों को क्लासिफाई नहीं कर सकते। तो अब सवाल उठता है कि तत्वों को बांटा कैसे जाए। तो इस दिशा में जो सबसे पहला अच्छा कदम जो उठाया गया था, वो जर्मनी के एक रसायन शास्त्री थे, नाम था उनका सर जॉन डोब्रेनर। उन्होंने सबसे अच्छा काम किया था, और सबसे पहले उन्होंने ही तत्वों को गुणों के आधार पर तीन तीन के जोड़े में बांटा था। ठीक है, उनका कहना था कि तीन तत्वों को उठाइए, और उनका एक प्रॉपर्टी दिया था, ऐसे नहीं कि कोई भी तीन तत्व उठा लीजिए, एक तरीका बताया था उन्होंने कि अगर इस तरीकों को फॉलो करने वाले तीन तत्वों को उठाया जाए तो उन तीनों का गुण एक जैसा होगा। ठीक है, और उन्होंने तीन तीन का जोड़ा लगाया था, जिसे हम लोग कहते हैं डोब्रेनर का त्रियक। ये देखिए, ये 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही इन्होंने ये काम किया था। जर्मन के रसायन शास्त्री थे ये। मान लीजिए तीन जो तत्व हैं, ए है, बी है और सी है, तो इनको इन्होंने इस तरीके से सजाया था, मतलब ये तीनों का गुण एक जैसा है। मतलब ये कि इनका मतलब अगर धातु है तो तीनों धातु रहेंगे, अधातु है तो तीनों अधातु रहेंगे, चालकता एक समान रहेगी उनकी। ठीक है, ये सारे गुण एक होंगे। लेकिन कब? एक यहाँ पे कंडीशन है। कंडीशन ये है कि इसको इस तरीके से सजाना है कि इसका जो परमाणु द्रव्यमान है, बी का परमाणु द्रव्यमान, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, परमाणु द्रव्यमान किसका? बी का। मैं यहां लिख दे रहा हूं, बी का परमाणु द्रव्यमान इक्वल होगा किसके? परमाणु द्रव्यमान किसका? ए प्लस सी का, और बटे में कितना? 2। मतलब इन लोग दोनों के परमाणु द्रव्यमान का अगर जो औसत निकले, वो औसत इस बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर हो या लगभग बराबर हो, ऐसे तीन तत्वों को लिया जाए तो वो तीनों तत्व जो होंगे वो कैसे होंगे? समान गुण वाले होंगे। ये किसने कहा था? डोब्रेनर ने कहा था। ठीक है जी, और इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था ये। मतलब पहली बार किसी ने ये बताया कि एक तरीका से, मतलब परमाणु द्रव्यमान को ही एक प्रॉपर्टी के रूप में इस्तेमाल किया उन्होंने, और इन्होंने ये बता दिया कि परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से अगर सोचा जाए तो हाँ, कुछ ऐसे तत्वों को साथ लाया जा सकता है जिनके गुण एक जैसे हैं। ठीक है, और उन्होंने 3 एग्जाम्पल भी दिए उसके। उन्होंने सबसे पहले कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, 3 तत्व उठाए। उन्होंने दिखाया कि देखिए, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो होता है 40, बेरियम का होता है 137 और स्ट्रोंशियम का होता है 87.5। अगर आप कैल्शियम और बेरियम के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ें, मतलब कि औसत निकालें, तो 137 बटे का कितना? 2। तो अगर आप इसको जोड़ते हो तो कितना आएगा? 7 आएगा, 4 3 7 1 और डिवाइडेड बाई 2, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, हाथ में रह गया 1। देखिए 88.5, जो कि लगभग इसके क्या है? बराबर है ना? ठीक मैंने किया है। 8 दूनी 16, ठीक है, 1 बचा 17 था, 8 दूनी 16, ठीक है। देखिए लगभग क्या है? इसके बराबर आ रहा है। तो इन्होंने कहा कि अब आप इन तीनों का गुण देख लो, तीनों का गुण एक जैसा होगा। जैसे कि आप इसका संयोजकता देख लो, तीनों की संयोजकता 2 है, मतलब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2 है। तीनों ही धातु हैं, तीनों ही रिएक्टिव हैं, अच्छा खासा रिएक्टिव है, जल्दी से रिएक्शन करते हैं किसी के साथ। ठीक है जी, तो ये सारा उन्होंने बताया। अब देखिए उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल क्या दिया? उन्होंने लिखा, ये लिया, लिथियम लिया, सोडियम लिया और पोटेशियम लिया। अब देखिए इन लोग दोनों का आप औसत निकालो, इसके बराबर आना चाहिए। तो 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2, 9 और 7 कितना होता है? 16, और ये 2 से डिवाइड करोगे, ये तो बिल्कुल ही बराबर आ गया। मतलब ये तीनों एग्जैक्ट एकदम फिट बैठ रहे थे। तो इन तीनों का गुण भी एक जैसा होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी सारे के सारे सेम होते हैं। सबका परमाणु द्रव्यमान, सॉरी, ये संयोजकता कितना है? 1 है।
ठीक, सारे ही बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, तुरंत रिएक्शन कर लेते हैं, सभी के सभी धातु हैं और सभी सॉफ्ट धातु हैं, मुलायम धातु हैं। ठीक है, तो सबका गुण एक जैसा हो रहा है, सबका गुण मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल उन्होंने दिया था, वो दिया था ये क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। यहां से भी अगर आप लोग औसत निकालोगे तो लगभग 80 के इक्वल आता है। ठीक है, तो यही तो उन्होंने कहा था कि अगर मतलब पड़ोसी जो दोनों हैं उनके परमाणु द्रव्यमानों का औसत निकाला जाए और बीच वाले के औसत के बराबर बीच वाले के परमाणु द्रव्यमान के बराबर आ जाए या उसके थोड़ा सा आगे पीछे रहे, तो तीनों तत्वों के गुण जो होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, ये डोब्रेनर ने कहा था, बहुत बड़ी उपलब्धि थी ये उनकी, क्योंकि पहली बार किसी ने तत्वों को इस तरीके से बांटा था। ठीक है जी, तो इसके डीमेरिट्स क्या थे, ये तो उन्होंने फायदा बता दिया, दिखा दिया कि कैसे हम लोग बांट सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इसे फेल होना था। फेल होगा तभी तो नया आएगा, है ना। तो फेल क्यों हुआ? फेल इस तरीके से हुआ कि डोब्रेनर ने सिर्फ 3 ही ऐसे जोड़े बना पाए, इससे ज्यादा नहीं बना पाए। ठीक है, तो पहला तो ये हुआ, और दूसरा क्या है कि ऐसा नहीं कि एक ही तरह के तत्वों के लिए भी वैलिड है, ऐसा नहीं है। जैसे देखिए, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, लेकिन इस क्लोरीन से पहले इसी वर्ग का, इसी टाइप का एक और तत्व होता है जिसका नाम क्या है, फ्लोरीन है। अगर आप इन तीनों का जोड़ा बनाना चाहेंगे तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये था डोब्रेनर, जो कि इन्होंने एक अच्छा काम किया, लेकिन बहुत ज़्यादा तत्वों को ये नहीं बांट सके। ठीक है, तो इनके जस्ट बाद एक और वैज्ञानिक आए, एक और रसायन शास्त्री आए, जिनका नाम था न्यूलैंड्स। तो डोब्रेनर के बाद जो नए रसायन शास्त्री आए, जिन्होंने तत्वों को बांटने की दिशा में एक बहुत ही अच्छा काम किया, उनका नाम है न्यूलैंड्स। इन्होंने एक नियम दिया और उस नियम का नाम है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। ये थोड़े से संगीत लवर थे, मतलब संगीत से इनको प्रेम था, तो चीज़ों को इन्होंने सजाया भी संगीत से ही। ठीक है, इन्होंने कहा कि जिस तरीके से संगीत में 7 सुर होते हैं, ठीक है, और 7 सुर के बाद 8वां सुर रिपीट कर जाता है, उसी तरीके से तत्वों को अगर परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाए, तो 7 तत्व के बाद जो 8वां तत्व आएगा वो पहले वाले के कैसा होगा, समान गुण का होगा। ठीक है, मैं यहां पे देखिए, यहां पे लिखता हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो डेफिनेशन आप लोगों को लिख लेना है। ठीक है, इन्होंने जैसे देखिए बताया था कि ये जो संगीत होता है उसमें 7 ये होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, ध, नी और फिर से सा। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सुर होते हैं। तो अगर तत्वों को ऐसे बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो क्या हो जाए, सबसे पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद होना चाहिए था हीलियम, लेकिन जब न्यूलैंड सजा रहे थे तत्वों को, उस जमाने में अकेरिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीलियम तो था नहीं, तो कौन हो जाएगा, हीलियम के बाद कौन आता है, लिथियम, लिथियम के बाद कौन, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद कौन होता है, नियॉन, नियॉन था नहीं, तो नियॉन के जस्ट बाद कौन आता है, सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, सल्फर, और सल्फर के बाद कौन आ जाएगा, क्लोरीन, क्लोरीन के बाद कौन आना था, आर्गन, लेकिन आर्गन था नहीं, तो आर्गन के बाद कौन आता है, पोटेशियम, कैल्शियम। टोटल कितने हो गए, 1 2 3, जो भी हो। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने तत्वों को सजाया और कहा कि अगर तुम 7
मतलब यहां से बढ़ना प्रारंभ करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद जो 8वां तत्व होगा ना, 8वां तत्व उन दोनों के गुण मैच करेंगे। ठीक है, और ये बिल्कुल सच कहा था। जैसे देखिए हाइड्रोजन के बाद 7 चलने पे जो 8वां तत्व मिलता है वो कौन मिलता है, फ्लोरीन मिलता है, और दोनों के गुण एक जैसे हैं। ठीक है, दोनों ही अधातु है, दोनों का ही संयोजकता कितना है, 1 है। ठीक है, और मतलब गैस हैं दोनों, इस तरीके से गुण मिल रहे हैं। अगर हम यहां से चलें, ये देखिए लिथियम से, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद जस्ट 8वां तो कौन है, सोडियम। तो लिथियम और सोडियम दोनों के गुण ही मैच करते हैं, दोनों का संयोजकता एक होता है, दोनों धातु हैं, दोनों ही मतलब बहुत ज्यादा क्रियाशील हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बांटा कि अगर कोई भी तत्व को यहां से पकड़ करके 7 आगे बढ़ा जाए तो जो 8वां तत्व है वो उस तत्व के समान गुण का होगा। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने बांट दिया। काफी बड़ा अचीवमेंट था ये, है ना। जिंदगी में पहली बार ये बात सामने आया था कि अगर तत्वों के द्रव्यमान को ध्यान में रखा जाए तो तत्वों को बांटा जा सकता है, और इसी को इस्तेमाल कर करके हम लोग अगला पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे जिनका नाम है मेनलिप्स का आवर्त सारणी, उन्होंने काम किया था। ठीक है जी, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इनके गुण कौन कौन से थे। ये इस आवर्त सारणी के गुण, तो गुण बहुत बड़े थे, पहली बार तत्वों को बांटा गया था, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे कि पहली बार तत्वों को द्रव्यमान के अनुसार बांटा गया था या सजाया गया था। ठीक है, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में इस तरीके से सजाया गया। उसके बाद दूसरा गुण जो था इसका, ये का, कि इन्होंने एक बहुत बड़ा चीज दिया, उसका नाम है आवर्त। ये तत्वों का आवर्तीकरण बताया इन्होंने कि मतलब कोई एक ऐसा तत्व जिससे कोई सर्टेन दूरी पे चला जाए, किसी डिस्टेंस तक चला जाए, तो फिर से एक ऐसा तत्व मिलेगा जिसका गुण क्या होगा, पहले वाले के जैसा होगा। ये आवर्त बताया इन्होंने। ठीक है, आवर्त मतलब क्या, पीरियोडिसिटी, है ना। घूम करके उसी गुण का एक और तत्व मिलेगा। यहां से आगे बढ़ते हैं, कुछ समय चलने के बाद फिर से एक ऐसा तत्व मिलेगा, फिर से एक ऐसा तत्व ये मिलेगा जिसके गुण इसके क्या होंगे, समान होंगे। ये आवर्तीकरण बताया तत्वों का, और ये बहुत बड़ा बात था। ठीक है, लोगों को एक सोच मिल गया कि अरे इस तरीके से हो सकता है क्या, कोई भी, है ना। ये देखिए बेरिलियम को उठाइए, ठीक, अब यहां से 7 बढ़िए तो एक आवर्त है ना, बार बार 7 ही के बाद मिल रहा है, एक आवर्त में फिर से समान गुण के तत्व मिलने लगे। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। अब है कि इसके फेल होने के क्या क्या कारण थे। तो सबसे पहला कारण तो ये था कि यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे कोई अकीर्य गैस नहीं है। सबसे पहले जब अकीर्य गैस आया तो ये जो कहते थे कि संगीत के धुन के जैसे पे, मतलब 7 के बाद 8वां, तो अकीर्य गैस जो आएगा तो कहाँ आएगा, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आएगा। ठीक है, तो अब तो 9वां हो गया। ठीक, उनका जो ये था बेसिस था जिसपे उन्होंने सजाया था इसको कि संगीत के धुन के जैसा काम करता है, वैसा तो काम नहीं किया है ना। संगीत का धुन 7 होता है, अब कौन सा, और 8वां मैच करता है। अब यहां से चलिएगा, जैसे यहां पे देखिए कौन आ जाएगा, नियॉन आ जाएगा। तो ये देखिए अगर आप हाइड्रोजन के जैसा फ्लोरीन को मानते हो तो यहां तक पहुंचने के लिए 9 तत्वों को ये करना पड़ेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 9वां तत्व मैच करने लगा। ठीक है, पहला फेलियर था ये। दूसरा फेलियर क्या था कि जब बड़े बड़े तत्व आए, मतलब हायर परमाणु द्रव्यमान वाले, है ना, जैसे कि 21 के बाद वाला, ठीक है, सोना आया, चांदी आया, ये सारे के सारे जो तत्व आए उनको इस तरीके से नहीं सजाया जा सकता था। ये जो रूल है उसको फॉलो वो लोग नहीं करते हैं। तो मतलब बड़े द्रव्यमान वाले जो तत्व हैं वो न्यूलैंड्स के अष्टक नियम को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो दूसरा ये फेलियर हो गया। और तीसरा फेलियर क्या था कि इन्होंने ये मतलब सोच नहीं पाए ये कि कोई नया तत्व आने वाला है, फ्यूचर में, भविष्य में कोई नया तत्व आने वाला है। ठीक है, अगर ये ऐसा सोच पाते तो उनके लिए खाली स्थान रखते, तो नए आने वाले तत्वों के लिए इन्होंने कोई खाली स्थान नहीं रखा। तो ये भी इनका एक फेलियर है। ऐसा है ना, जैसे यहाँ पे इनका ये रहता कि देखो एक ऐसा तत्व मिलेगा जो कि यहाँ पे मैं खाली स्थान छोड़ के जा रहा हूँ, उसके गुण ऐसे ऐसे होंगे और उसको तुम यहाँ पे रख देना, ये बोल के जाते। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि हाँ तत्व मिलेंगे, इनको लगा कि बस इतने ही तत्व हैं
और इन्हीं को ही हम लोग बांट के काम चला सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ इन्होंने मतलब डिमेरिट्स निकल गए इनके ये, तो इनका काम को हम लोग नकार दें। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, बहुत बड़ा काम किया था, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, इसी से इंस्पायर होकर के, सीख करके और बड़े बड़े आवर्त सारणी बने, जैसे कि मेनलिप्स का आवर्त सारणी बना। फिर मोस्ले आए, उन्होंने आवर्त सारणी बनाया। मोस्ले को थोड़ा सा और सुधार कर करके जो नील्स बोर हैं उन्होंने और अच्छा बनाया, और हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी देखते हैं नील्स बोर और मोस्ले द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो वो सबका सब इंस्पायर कहाँ से है, यहीं से तो है। ठीक है जी। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे रखते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए सार क्लास।